आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे YouTube चैनल में। तो आइए बने रहिए हमारे YouTube चैनल में और वीडियो को जानने के लिए, इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए हमारा वीडियो पूरा देखें, तब आपको समझ में आ जाएंगे। पूरा वीडियो देखना ना भूलें। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए, क्या कहता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। समाज और धर्म शीर्षक निबंध में निहित निबंधकार के मंतव्य पर प्रकाश डालिए। मतलब समाज और धर्म के शीर्षक निबंध में निबंधकार मतलब के लेखक ने क्या कहता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आज जैसे ये, अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये क्वेश्चन है आपका किससे, तो सब्सिडरी हिंदी से। हिंदी से है, सब्सिडरी हिंदी से है। सब्सिडरी हिंदी से है, जिससे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आप तीनों सब्जेक्ट के लिए, तीनों से क्या कहता है, तीनों सब्जेक्ट के लिए आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, RBH का। तो RBH का है, हिंदी है। उसके बाद इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को आएगा और पूरी फंसने की संभावना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है कि समाज और धर्म शीर्षक निबंध में निहित निबंधकार के मंतव्यों पर प्रकाश डालिए। और अथवा में है दूसरा क्या, डॉक्टर संपूर्णानंद के विचारों की समीक्षा कीजिए। तो इसमें आपको अब मैं आज का इसका सारांश बताऊंगा, जो आप इनमें से लिख पाइएगा। तो मैं आपको यहाँ 2 पेज में बताऊंगा और आपको लिखना है मात्र 5 या 6 पेज में लिखना है। इसको अच्छा से बढ़ा चढ़ा के लिखना है। उसके बाद देखिए, आइए क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए क्वेश्चन में जाना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करें और कमेंट भी कर दीजिए, ताकि हमें भी खुशी होगी कि आपको वीडियो कैसा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा तो अच्छा कमेंट कीजिए, खराब लगेगा तो बोलिए खराब वीडियो बना है। जैसा आपको लगता है आप वैसे कीजिएगा। तो आइए, तो क्या कहता है क्वेश्चन आंसर, क्या कहता है, उत्तर देता है कि समाज और धर्म शीर्षक डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखी गई है। जैसे आपको सबसे पहले इसका लेखक का नाम देना है, इसी तरह आपको वहां भी लिखना है एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन पेपर में। इसमें लेखक के द्वारा समाजवादी चिंतन को दर्शाया गया है। देखिए, ये जो है समाज और धर्म, इसका मूल मंतव्य क्या है कि इसमें क्या दिया गया है, समाज और चिंतन, समाजवादी और चिंतन को दर्शाया गया है। भारतीय संस्कृति के का लेखक पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ये जो डॉक्टर संपूर्णानंद है, ये भारतीय संस्कृति है, मतलब भारत के रहने वाले हैं और भारत की संस्कृति के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। कौन, डॉक्टर संपूर्णानंद। उनका मानना है कि लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तभी सुखी और संपन्न रह सकेगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, डॉक्टर क्या कहता है, मतलब डॉक्टर संपूर्णानंद क्या कहता है कि लोग अपने धर्म का पालन करें, ना कि दूसरे की धर्म की पालन करें। आपकी धर्म में क्या कहती है, आप अपना धर्म को जानिए। ऐसा कौन कह रहा है, डॉक्टर संपूर्णानंद कह रहा है, यहाँ पे लेखक कह रहा है। तभी सुखी रहे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज अगर एक सुखी और संपन्न है तो 50 दुखी और दरिद्र है, मतलब एक सुखी तो 100 दुखी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि आज हमारे देश में, हमारे संस्कृति में एक सुखी है तो इसके पीछे कितना है, 50 दुखी है। दुखी और दरिद्र है, दरिद्र मतलब राक्षस या जो गलत करता है वो, उसी दरिद्र कहा जाता है। यहाँ साधनों की कमी नहीं, लेकिन धर्म बुद्धि विकसित ना होने के कारण इसका सही उपयोग ना होता है। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ साधन समाधान मतलब जुगाड़ है तो सब कुछ नामुमकिन है। उसके बाद क्या कहता है कि यहाँ पे धर्म और विकसित नहीं होता है, लेकिन साधन रहने से क्या होगा, आदमी इसका यूज करना जानेगा तब ना, यूज नहीं कर पाता है इसलिए कहता है साधन है लेकिन फिर भी विकसित विकास नहीं है। इसका सीधा उद्देश्य यह है कि आज का स्वरूप स्वार्थ हो चला है। इसका सीधा असर सच्चे सदाचारियों पर पड़ता है। क्या कहता है कि इसका सीधा जो यूज है वो अपने सच्चे सदाचारियों पर पड़ता है और दूसरे पर नहीं पड़ता है, इसलिए इसका सही उपयोग नहीं होने के कारण यहाँ पे डॉक्टर साहब यही कह रहा है। उसके बाद आइए स्टेप चेंज की करना है और आपको क्या कहा, ये जो मंतव्य दिया है ये कौन, डॉक्टर संपूर्णानंद के हिसाब से हम बता दिए। और उसके बाद क्या कहता है, कहानी में क्या कहता है, आगे क्या लिखता है वो देखेंगे। क्या कहता है कि समाज किसी में ना तो आत्म साक्षात की इच्छा उत्पन्न कर सकता है, ना कोई योगी बनने के लिए। देखिए, समाज जो है, तो समाज में आप रहते हैं तो समाज आपको कुछ नहीं कहता है, आपको ना कहता है कि आत्म साक्षात्कार बनिए, मतलब पढ़िए लिखिए कुछ कीजिए तरक्की कीजिए। समाज ऐसा कभी नहीं करता है। और समाज उत्पन्न मतलब क्या कहता है, ये योगी बनने को भी नहीं कहता है कि आप योगी बन जाइए, आप इधर उधर भटकिए, अपना देश उसमें रहिए, घूमिए फिरिए, एक योगी का रूप धारण कीजिए। ऐसा समाज कभी किसी को नहीं करता है और न किसी को कहा है आज तक, न कहेगा। व्यक्तित्व और सामूहिक जीवन का मूल मंत्र सहयोग और सबको अपनी योग्यताओं के विकास का अवसर मिले। अगर ऐसा होता है तो सहयोग की भावना जागृत होगी, तभी धर्म को प्रोत्साहन और मोक्ष अभिलाषा के अनुकूल का अवसर प्राप्त होगा। क्या कहता है कि अगर
आप अपने जीवन का, सामूहिक जीवन का मूल मंत्र सहयोग और सबको अपनी योग्यताओं के विकास का अवसर मिलेगा। जैसे कि आप अपने धर्म कर्म में रहिए, अपने आप को समझिए कि हम क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, हमारा कार्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। अपनी योग्यताओं पर विकास कीजिए, तभी आपका देश संभव होगा, क्या जागृत होगा, आपका देश, गांव, समाज जाग उठेगा। और आप ऐसा करते नहीं है, धर्म को प्रोत्साहन और मोक्ष की अभिलाषा के अनुकूल का अवसर प्राप्त होगा। दूसरी ओर लोगों की धर्म बुद्धि, मतलब दूसरी ओर क्या कहता है, लोगों की धर्म बुद्धि के बारे में यहाँ पे बता रहा है। क्या बता रहा है? विकसित नहीं होगी तो समाज का अधिक हानि नहीं होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए हैं तो शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कीजिए ताकि हमारा वीडियो आपको मिलते रहे। तो आइए क्या कहता है, तो ऐसा लेखक का मानना है, राष्ट्रों में मनुष्य ने स्वयं को बांटा, जिस वजह से विभिन्न राष्ट्रों के हित आपस में टकराने लगे। लेखक क्या कहता है, लेखक का मानना है, लेखक कहता नहीं, लेखक का मानना है ऐसा कि राष्ट्रों में मनुष्य ने स्वयं को बांट दिया, मतलब अपने आप को बांट दिया। इसी वजह से आज हमारे राष्ट्रों में विभिन्नता उत्पन्न हो गई है। क्या हो गई है? विभिन्नता उत्पन्न हो गई है और आपस में सब क्या होते हैं, टकराने, एक दूसरे का दुश्मन बन बैठे हैं, आपस में टकराते हैं। उसके बाद क्या कहता है, अंत, उसको स्टेप ही चेंज करना है यहाँ पे और ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, अंत में युद्ध और कलह, मतलब कलह, युद्ध क्या होता है, युद्ध और कलह मतलब झगड़ा, झगड़ा का युग आ गया। क्या होता है, इस सब के करने के बाद जैसे आपस में टकराते टकराते क्या हुआ, भेदभाव उत्पन्न हो गया, जाति बात पर, राजनीतिक बात पर, सामाजिक बात पर, आर्थिक बात पर, इस सब पे जो भेदभाव होने लगा, टकराने लगा, वजह अपने आप को फूटने लगा, फुटाने लगा। तो क्या कहता है, इसी बात पे युद्ध का कलह आ गया, मतलब ये अब झगड़ा का समय आ गया, युग का कलह आ गया। लेखक के अनुसार कुटुंब मतलब सारा संबंधी, रिश्तेदार, फैमिली, कुटुंब में व्यक्ति होते हैं, समाज में राष्ट्र इसी प्रकार रहते हैं। मतलब कुटुंब में क्या होता है, कुटुंब में रिश्तेदार व्यक्ति होते हैं, कुटुंब में व्यक्ति मतलब अपने सागा अगना रिश्तेदार सबके यहाँ क्या होता है, व्यक्ति होता है, लेकिन समाज में राष्ट्र होता है, समाज में राष्ट्र होता है। क्या, एक गांव में कोई ये कुछ बन जाता है तो उसी को कहता है ना, फलाना गांव का देखो आर्मी बन गया, मास्टर बन गया, टीचर बन गया। लेकिन समाज क्या होता है, गाँव में ज्यादा ध्यान देता है, समाज जो है, राष्ट्र जो है वो गाँव से ही बनता है। उसके बाद क्या कहता है, समाज में राष्ट्र इसी प्रकार रहते हैं, कुछ बातों में अपना अलग जीवन भी व्यतीत किया, परंतु मानव समाज की एकता हमेशा सामने रहनी चाहिए। देखिए, आप अपने समाज में अपना समाज का विकसित करना चाहते हैं तो आप अपने समाज में रहकर अपना समाज का नाम ऊंचा कीजिए, रोशन कीजिए, विकसित कीजिए। लेकिन समाज में रहना होगा, आपको समाज में एकता बनाए रखना होगा। अगर आप में अपने आप को एकता नहीं ला पाइएगा तो समाज को क्या एकता दीजिएगा। अपने आप को ऐसा महसूस कीजिए कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पूरा समाज है, हम सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। अगर आप अपने आप को विकास करना चाहिएंगे, अगर पीछे आपका अगर विकास नहीं होगा तो विकास किस काम का, कोई काम का नहीं है। इसलिए यहाँ पे लेखक कहता है कि मानव समाज की एकता हमेशा सामने रहनी चाहिए। अब मानव समाज है, मानव में मानवता होनी चाहिए, यही कहेगा यहाँ पे। साथ ही युद्ध और कलह युग का समाप्त होना चाहिए। अब देखो क्या कहता है, साथ ही युद्ध मतलब क्या, झगड़ा का, ये सब का। समाज में एकता बनाए रखने से समाज बनी रहेगी, आपके अंदर या आपके हित में, आपके राष्ट्र में। युद्ध और कलश युग का समाप्त होना चाहिए, ये सब समाप्त होना चाहिए, जिससे हमारा धर्म और समाज में शांति बने रहे। समाज में शांति और सद्भाव का वातावरण बने रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि समाज में अगर शांति का अभाव, सद्भाव बना रहेगा तो आपका समाज विकसित करने में टाइम नहीं लगेगी। आपको सब समाज में क्या कहेगा कि नहीं ये अच्छा है, समाज अच्छा है, ऐसे है वैसे है। अब समाज अगर अच्छा होगा तो समाज से ही राष्ट्र बनता है, आपका राष्ट्र भी अच्छा होगा। इसलिए डॉक्टर संपूर्णानंद ने इस कहानी के माध्यम से ऊपर क्या होता है कि इस निबंध के माध्यम से यहाँ पे कहना चाहता है कि अपने समाज को हमेशा बनाए रखिए, आपका समाज ना बिगड़े, धर्म को बनाए रखिए, समाज को बनाए रखिए। धर्म, देखो, धर्म धर्मो भवा, मतलब कि धर्म है तो धर्म की नाश हो, धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, ऐसे भी कहा गया है, कहा रामायण में कहा गया है। इसलिए धर्म के प्रति हमेशा सचेत रहें, अपना धर्म को बचाए रखें। और इस निबंध के शीर्षक के माध्यम से डॉक्टर संपूर्णानंद आप हमारे बीच यही कहना चाहता है कि हम अपने आप में अपने समाज को देखें, अपने आप पर अपना गर्व करें कि हमारा समाज ऐसा है वैसा है, हमारा समाज अच्छा से बने, हमारा समाज में विकास हो, उत्पन्न हो, साक्षात्कार भी बढ़े हमारा समाज में, तभी हमारा समाज विकसित हो पाएगा। आज नहीं तो कल हमारा समाज नाम ऊंचा होगा, हमारा समाज में हमें देखेगा, हम समाज में है, समाज में क्या है, राष्ट्र है। यहाँ पे डॉक्टर संपूर्णानंद ने ये भी कहा गया है कि हम समाज में है, समाज राष्ट्र में है। अगर राष्ट्र को आप ऊंचा करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं
चाहते हैं तो अपने समाज पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो वीडियो पसंद आया और आप हमारे चैनल में नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी, आपका सहपाठी, आपका साथी भी, तो आपका मतलब क्या कि हेल्प मिले उसको। और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध बताने वाला हूँ। मैं एक निबंध आगे बता चुका हूँ और अब मैं आज दूसरा निबंध बताने वाला हूँ। मेरा पहला जो क्वेश्चन था उसका क्या समाज और धर्म डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखा गया था, और मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ रामायण और महाभारत के बारे में। तो आइए आज जानते हैं रामायण और महाभारत के बारे में क्या खास है, क्या है नहीं है। इसका सारांश मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस माध्यम से। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है कि रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध का सारांश लिखते हुए भारतीय समाज पर इसका प्रभाव उद्घाटित कीजिए। अथवा में आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दे सकते हैं कि रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना में वर्णित निबंधकार के विचारों की समीक्षा कीजिए। आपके पास अथवा भी है, तो अब अगर आप क्वेश्चन में आंसर में लिखते हैं तो आंसर दे क्या देना है, एक देना है, एक क्या देना है। अगर आप अथवा लिखते हैं तो आपको अथवा ही देना है, और ऊपर वाला लिखते हैं तो आपको ऊपर वाला ही देना है। दोनों नहीं लिखना है। क्वेश्चन में अगर अथवा दिया हुआ आएगा तो ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों लिख देना है। एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर अथवा देते हैं तो अथवा में नीचे देना है। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें काफ़ी अच्छा खुशी महसूस होगी। तो आइए क्वेश्चन का सारांश क्या है, क्या कहता है कि रामायण और महाभारत सांस्कृतिक चेतना को यहाँ पर डॉक्टर देवराज मूर्त चिंतक है। देखिए सबसे पहले क्या है कि किसी भी सारांश के लिखिएगा तो उसका उत्तर देने से पहले उसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं तो आपको लिखना होगा कि चित्र कौन लिखा है, किस उसका जन्म कहाँ हुआ है, किससे कैसे पढ़ा है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा बेस्ट होगा आपके लिए। तो आइए आगे क्या कहते हैं, इसको लिखा किसने है, तो डॉक्टर देवराज मूर्तक चिंतक ने लिखा है। चिंतक यहाँ क्या है कि वो इस पर चिंता किया है, महाभारत और रामायण पर चिंता किया है, ना कि वो चिंतक कोई कास्ट या जाति से है। चिंतक यहाँ पे चिंता करने वाले को चिंतक कहा गया है। उनके दृष्टि से हम देखते हैं कि उनके दृष्टि निबंधों में साहित्य चिंता और सांस्कृतिक चिंता दोनों समान रूप से उजागर हुए हैं। मतलब क्या है कि रामायण और महाभारत में डॉक्टर देवराज जो है ये दोनों में काफ़ी उजागर मतलब अपना प्रभाव यहाँ पे दिखाया है। और कहना क्या चाहता है आगे देखते हैं। यहाँ पर रामायण और महाभारत दो विभिन्न युगों के दर्पण है। यहाँ क्या है, रामायण दूसरा काल में हुआ है और महाभारत दूसरा काल में है, लेकिन दोनों का दर्पण मतलब दर्पण क्या है, देखने का दृष्टि। यहाँ पे दोनों को एक नज़र से देखा है और दोनों को देखते हुए यहाँ पे क्या कह रहा है देवराज, डॉक्टर देवराज। उसके बाद क्या कहता है, रामायण में सांस्कृतिक और सभ्यताओं का संघर्ष को चित्रित किया गया है। रामायण में क्या किया है, सांस्कृतिक और सभ्यताओं का चित्रण किया गया है। वहीं दूसरी ओर महाभारत में जीवन आदर्श को लेकर युधिष्ठिर तथा दुर्योधन के कर्म और संघर्ष को दिखाया गया है। रामायण में संस्कृति को दिखाया गया, उसमें संघर्षता जो होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, लेकिन यहाँ महाभारत में ऐसा नहीं बताया गया। यहाँ पे क्या है, आदर्श संस्कार के बारे में युधिष्ठिर और दुर्योधन के कर्म के संघर्ष को दिखाने के लिए यहाँ पे देवराज जी ने अपना दृष्टि रखा है। फिर अंतर दिखाई यहाँ देता है कि वैदिक काल के आगे जहाँ एकत्रित होकर दस्युओं से लोहा देते हुए वह महाभारत के समय में आर्यों का अपना ही जीवन युद्ध और वैमनस्य का क्षेत्र बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया था, दोनों में जहाँ अंतर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एकत्रित होकर दस्युओं मतलब 10 दिशाओं को लेकर लोहा लेकर वही महाभारत के समय में आर्य का अपना ही जीवन, या आर्य क्या है, आर्य समाज है, वहाँ पे जीवन युद्ध और वैमनस्य क्या है कि पहले का आदमी जो मानव होता था वह वैमनस्य मतलब बंदर के जैसा होता था। कहाँ पे, महाभारत में नहीं, रामायण में बताया गया है और वहाँ पे दिखाया भी गया है हनुमान के नाम से जिसे जानते हैं। उसके बाद आगे क्या कहता है कि महाभारत में कर्म वर्णन को अधिक प्रधान तथा रामायण में कवि की सौंदर्य दृष्टि, रामायण में क्या किया कि कवि का सौंदर्य दृष्टि जो है देखने का नजरिया वह प्रधान दिखाया गया है। इसका रंग रामायण को काव्य में प्रथम स्थान जबकि महाभारत को गौरवपूर्ण की संज्ञा नहीं दी गई। यहाँ पे क्या है कि महाभारत में इसका क्या किया गया है, कर्म वर्णन को अधिक प्रधान दिया है और महाभारत में कर्म वर्णन को अधिक प्रधान दिया गया है, लेकिन महाभारत में रामायण में नहीं दिया गया है। उसके बाद क्या कहता है, रामायण में कवि की सौंदर्य दृष्टि प्रधान है और महाभारत में कर्म वर्णन का अधिक प्रधान है। दोनों में दो अंतर यहाँ पे दिखाई दिया है।
उसके बाद महाभारत को गौरवपूर्ण की संज्ञा नहीं दी गई। यहाँ पे क्या नहीं दी गई? गौरवपूर्ण की संज्ञा नहीं दी गई। किसमें? महाभारत में। उसके बाद करना है स्टेप को चेंज, और मैं फिर से यहाँ पे मतलब थोड़ा सा स्टेप को हटा के लिखना है ताकि पता लगे कि दूसरा पॉइंट हुआ, एक दूसरा पॉइंट हुआ। तो दूसरा पॉइंट में क्या कहता है कि रामायण के प्रारंभिक 2 कांडों को इस प्रकार दिखाया गया है। इसमें 2 कांड हुआ है रामायण में, और दोनों कांडों को इस प्रकार दिखाया गया है, जिनमें राम का जीवन सौंदर्य, किसका जीवन सौंदर्य? राम का जीवन सौंदर्य चेतना बनकर चित्रित किया गया है। इसमें राम का जीवन चेतना जो है, सौंदर्य जो है, उसका मतलब व्यवहार, स्वाभाविक, सम्मान, इसको यहाँ पे चित्रित कर दिया, मतलब खंडित खंडित करके यहाँ पे बताया गया है। किसमें? रामायण में। लेखक के अनुसार रामायण द्वारा सीता हरण होने पर राम सीता के सामंजस्यपूर्ण जीवन में कटुता आ जाती है। जब सीता की हरण होती है तो यहाँ किसके हिसाब से यहाँ पे कौन बता रहा है? जब सीता की हरण होती है तो लेखक के अनुसार राम सीता का जो सामंजस्य है, जो प्यार बना हुआ रहता है बीच में, वो क्या रहता है? यहाँ पे जीवन की कटुता, मतलब जीवन में कुछ बाधाएं आ जाने के कारण वहाँ पे थोड़ा डगमगा जाती है। इसलिए रावण को दंड देना राम का काव्य बन जाता है। मतलब कि अगर राम के पत्नी जो सीता है उसके साथ गलत व्यवहार किया तो यहाँ पे क्या कहता है? राम अब सोचता है कि अगर हम ऐसा दंड नहीं करते हैं तो क्या आगे क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगी, इसलिए उसे दंड देना उसका कर्तव्य बन जाता है। और राम और सीता एवं उनके माता पिता पुत्र से जुदा होने का कष्ट का विस्तृत वर्णन किया गया। किसमें किया गया? रामायण में। जब राम और सीता और लक्ष्मण तीनों जो 14 वर्ष के लिए वनवास गया था, तो यहाँ पे वही जुदाई की बात कह रही है। कौन? लेखक क्या कह रहे हैं कि एवं उनके माता पिता पुत्र से जुदा होने का कष्ट, मतलब माता पिता से अगर पुत्र जुदा होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट होती है। नहीं चाहते हुए भी यहाँ राम और सीता अपनी माता पिता से जुदा हो गई है, वो वनवास के लिए जाना चाहती है। उसके बाद यही सब बात दिया गया है, लेखक के अनुसार यहाँ पे रामायण में बताया गया है। उसके बाद क्या कहता है आगे? और महाभारत में सबसे अधिक वीरों की नैतिकता और शुरुआत का वर्णन किया गया है। किसमें? अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए स्टेप चेंज करना है, और उसके बाद यहाँ निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में क्या है कि निष्कर्ष में लिखना है, मतलब जो अगर हम महाभारत और रामायण में पढ़ते हैं, हमसे रामायण और महाभारत से हमें क्या जानकारी मिलती है उसी के बारे में। अगर आप इस क्वेश्चन का उत्तर दिए और सही तो अगर आप जैसे भी दिए तो इसमें क्या किए, इसका निचोड़ को ही निष्कर्ष कहा गया है। मतलब इसमें आप क्या समझे नहीं समझे उसी के बारे में निष्कर्ष में लिखना होता है। और आप सब लिखिएगा निष्कर्ष से ही हमें पता चल जाता है कि अब स्टूडेंट क्या समझा इस कहानी से, इस निबंध से, इस कविता से। इसलिए निष्कर्ष लिखना ना भूलें। निष्कर्ष में क्या लिखना है कि उपरोक्त बातों से हमें पता चलता है कि देखिए, आपको अपना मन की बात देना है कि आप क्या समझे, ना कि हमारे मन की बात देना है। हमें जो लगा हम वो यहाँ पे लिखे हैं कि रामायण और महाभारत संघर्षशील था। रामायण और महाभारत दोनों संघर्षशील था। क्यों संघर्षशील था? इसलिए था कि अर्जुन, कुंती पुत्र, ये सब जो है संघर्ष में था। और महाभारत में, रामायण में क्या है कि राम सीता का वनवास जो हुआ, हरण हुआ, यहाँ पे भी संघर्ष दिखाई दिया। फिर भी एक को सौंदर्य दृष्टि तथा दूसरे को कर्म दृष्टि की वर्णन की प्रधानता दी गई है। देखिए रामायण में क्या है और महाभारत में क्या है। एक में कर्म दृष्टि है। कर्म दृष्टि किसमें है? तो रामायण में कर्म दृष्टि है, क्योंकि राम को जो रावण हरण किया था तो राम का कर्तव्य था कि उसे दंड दे, इसलिए यहाँ पे कर्म दृष्टि बताया गया है। किसमें? रामायण में। और महाभारत में क्या है कि सौंदर्य दृष्टि था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए और यूज कीजिए, पढ़िए और देखिए कि अगर हम आपको 2 पेज में बताए हैं तो आप इन्हें 4 पेज 5 पेज लिखने की कोशिश कीजिए। मतलब क्या, हम मेन टॉपिक आपको बताए हैं और आपको इसको खंडित करके लंबा से लंबा लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है 500-600 वर्ड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। हिंदी स्टडी बाय रंजित में आपका स्वागत करता हूं मैं और मैं लेके आया हूं सब्सिडी का हिंदी में आपको पढ़ाऊंगा। 2 क्वेश्चन मेरा पहले हो चुका है, ये तीसरा क्वेश्चन हुआ, और मैं आपको 1 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, 4 क्वेश्चन, और पूरी संभावना है इस क्वेश्चन में फंसने की। और ये क्वेश्चन से आप तैयारी कीजिएगा तो आपका 100% फंस जाएगा। हम आपको मात्र 2 पेज में बताएंगे, मतलब हम आपको मात्र
300 वर्ड में बताएंगे, शब्द में बताएंगे, और आपको इसे 500 वर्ड में शब्द में लिखना है। और देखिए हिंदी है, हिंदी में क्या है कि ज़्यादा हिंदी कोई आसान नहीं है जैसे सोच रहा है सब कि हिंदी है, हिंदी रख दिए हैं सब्सिडी में, हिंदी बहुत आसान है, हिंदी हम पढ़ लेंगे लिख लेंगे, लेकिन हिंदी आसान नहीं होता है। हिंदी में क्या है कि उसमें क्या है कि नंबर कटता जो है तो हर्षिकार दीर्घिकार उकार इकार इस सब में कटता है, कहीं छूट गया कोई थोड़ा सा वर्ड संदेश वो उसी में नंबर यहाँ पे कटता है। और क्या कहता है कि इसमें विचार हर्षिकार ऐसे ही कुछ मतलब मेन टॉपिक होता है, ये सब छोड़ देता है, इसी से नंबर काट देता है। अगर आपका ऐसा कॉपी में 10 को 5 को पाया गया तो आपका 1 नंबर 2 नंबर आराम से कट जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है कटने का। तो मैं लेके आया हूँ आज क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन में क्या है कि विविधता में एकता शीर्षक निबंध का सारांश लिखें, जिसने इसे लिखा किसने है, आचार्य नरेंद्र देव ने लिखा है। तो लिखना किस तरह है देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पुस्तक सब्सिडी से लिया गया है, अगर नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति हमारे आचार्य नरेंद्र देव द्वारा लिखी गई विविधता में एकता से उत्खंडित है, यानी लिखा गया है। शीर्षक निबंध से एक विचार प्रधान निबंध है। इसको इतना लिखने के बाद आप अपना से इसका मतलब इसका थोड़ा सा बारे में दे दीजिए कवि के बारे में, उसके बाद आप अपना मतलब क्या कहता है विविधता में एकता में क्या कहता है उसके बारे में आप स्टेप चेंज करके लिख सकते हैं। फिलहाल मैं देखता हूँ यहाँ पे, और ये वीडियो आपको पूरा समझ में आने के लिए आप पूरा वीडियो देखें, वीडियो को भगाया नहीं, वीडियो को छाँट छाँट के मत देखें ताकि समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए आप बने रहिए हमारी वीडियो में, आप पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। तो आगे क्या कहता है कि आचार्य नरेंद्र देव लिखित विविधता में एकता शीर्षक निबंध एक विचार प्रधान निबंध है। क्या प्रधान है? विचार प्रधान, मतलब अपनी मन की बात को विचार करती है, इसलिए विचार प्रधान निबंध है। ये क्या है? निबंध है। उसके बाद इसमें भारत धर्म के रूप में हिंदी धर्म की संवेदनशीलता का अंतर्गत प्रस्तुत करते हुए भारतीय धर्म के उन विभिन्न तत्वों पर सम्यक रूप से प्रकाश डाला गया है। देखिए ये जो है विविधता में एकता, तो ये कहाँ से डाला गया है? ये कहीं अपने मन से नहीं, ये भारत की संस्कृति पर, भारत की शब्दों पर, भारत के विचारों पर अपनी व्याख्या करती है, अपनी मन की बात को यहाँ पे व्यक्त करना चाहती है। कौन? आचार्य नरेंद्र जी। उसको देखिए स्टेप, ये तो हो गया नरेंद्र की मन की बात। अब आइए, जैसे कहता है ना कि मोदी मन की बात, वैसे मन की बात यहाँ पे है। और उसके बाद आइए क्या कहता है आगे इसमें, विविधता में एकता में, विविधता की एकता में। तो भारत की अधिकांश जनता जिस धर्म को स्वीकार करती है वही भारतीय धर्म है। देखिए क्या कहता है कि भारत की जनता, अपनी जनता नहीं, भारत की जनता जिस धर्म को अधिकतर स्वीकार करती है, अगर यहाँ पे हिंदी स्वीकार करती है तो ये हिंदी भाषा हुआ, इंग्लिश स्वीकार करती है तो इंग्लिश अंग्रेज होते, बंगला अगर स्वीकार करती है तो बंगाली होते। यहाँ पे कि भारत में क्या अधिकतर यूज होता है? यहाँ पे यूज होता है हिंदी भाषा यूज होता है। उसके बाद क्या है कि वही भारतीय धर्म है जो हिंदू धर्म का ही परिवर्तित यानी परिवर्तन, मतलब इसमें परिवर्तन किया गया भाषा में, तो वही परिवर्तित रूप है जो हमेशा विकासशील रहते हुए स्वयं से दूर रहने वाले को अपने पास लाने की शक्ति है। मतलब दूर, उस भाषा से क्या है, दूर जो है उसको अपने पास लाने की शक्ति होती है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, एक लिखित, एक मौखिक और एक इशारा से, 3 प्रकार भाषा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हिंदी भाषा, ये तो हम ग्रामर से बता रहे थे आपको। आइए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि परिवर्तित रूप है जो हमेशा विकासशील रहते हुए, मतलब भाषा को विकासशील रखते हुए भी हम दूसरे को समझा सकते हैं, हुए स्वयं से दूर रहने वाले को अपने पास लाने की शक्ति है। यह उदार एवं विशाल धर्म है जो किसी एक संप्रदाय का ना होकर सार्वभौमिक विशेष अपने में समेटते ही हैं। मतलब ये क्या है कि एक प्रकार के नहीं है, ये अनेक मार्ग है जिस पे हम अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त करने की पूरी आज़ादी है। उसके बाद देखिए आगे यही है कि विविधता में एकता का रहस्यमय है। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो हो गया थोड़ा सा। अब आगे क्या कहता है फिर, भारत एक विशाल देश है जहाँ अनेक जाति निवास
करती है। भारत क्या है, एक विशाल देश है। एशिया क्या है, महाद्वीप है। महादेश के देश में एक भारत है, देश जहाँ पे अनेक जातियाँ विशाल मतलब अपने अनेक जातियाँ रहती है और इसमें हिंदी अधिकतर बोली जाती है। कहते अनेक जातियाँ निवास करती है। साथ ही भारतीय समाज में पूरी तरह घुल मिल जाने के बावजूद अपने अपने विश्वासों के कारण आपसी संघर्षों में समाज की रक्षा करना काफ़ी कठिन। देखिए यहाँ पे जो है, जो एकता जो बनाई हुई रखती है अपने समाज में, अपने वातावरण में, अपनी घुल मिल जाते हैं अपने समाज में अपने के बीच। तो यहाँ पे क्या है कि विश्वास के कारण ही एकता बनाई रहती है। ये संघर्ष में समाज की रक्षा करना काफ़ी अच्छा मानता है, काफ़ी अच्छा मानता हो गया है। उन सब में सामंजस्य तभी संभव हो सकता है जब विविधता की रक्षा करते हुए एकता को प्रतिष्ठित किया जाए। देखिए उन सब में जब एकता कैसे होगा, जब एकता होगी, सब में आपसी संबंध बना हुआ रहेगा, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। तो इसी से ना आप ये विविधता में एकता होगी। यहाँ पे विविधता में क्या होता है कि विधि मतलब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे नहीं, सबको एक जगह होना है, तभी यहाँ पे एकता होगी, प्रतिष्ठित होगी। देखिए आगे क्या कहता है कि किया जाए। धर्म की जन्म मध्ययुगीन में हिंदू मुसलमानों को मिलाने की दिशा में जारी संतों और सूफियों के लगातार सनातनियों के साथ आर्य समाज के बारे में वाद विवादों और आर्यों के परिणाम। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि आर्य मध्य युग में जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम को मिलाने की दशा चल रही है, मतलब बात चल रही है, हिंदू मुस्लिम जो विवाद हो रही थी, इसको आर्यों के परिणाम में सिद्ध किया है। क्या किया है, आर्यों के परिणाम में सिद्ध किया है। उसके बाद देखिए क्या कहता है आगे, भारत में मौजूद विविधता को देखते हुए अथवा मान्य देते हुए समाज के प्रचलित विभागों को चातुर्वर्ण्य के सिद्धांतों को यहाँ की समाज व्यवस्था को आधार बनाया है। देखिए भारत में क्या है, प्रचलित विभाग को जो है तो उसको सबको एक जगह करके इकट्ठा करने के बाद ही यहाँ पे एक समाज बनती है, जो विविधता में एकता का प्रतिबंध है, मतलब दर्शाया गया है। एकता यहाँ पे बनाने की बात कर रही है कौन, कबीर जी का नाम है आचार्य चतुर्सेन। आचार्य नरेंद्र जी यहाँ पे वही कह रही है, कवि कह रही है आचार्य नरेंद्र जी। उसके बाद क्या कहता है, साथ ही विकसित करने पर जोर देने लगा है, जो यहाँ की जनता को सामान्य जीवन बिखरा हुआ नजर आता है। कभी यहाँ पे क्या कहता है कि सबको एक जगह यहाँ पे करना चाहता है, सामंजस्य बनाए रखिए, मतलब असामूहिक बनाए रखिए आप लोग यहाँ पे, तभी देश विकसित होगा, तभी आपका समाज विकसित होगा। यहीं पे यहाँ पे जोर दिया है कि कैसे किसी तरह भी हो समाज को एकता बनाए रखना है, यहाँ पे खंडित होने नहीं देना है। बिखरा हुआ समाज को देख रहा है कौन, कवि आचार्य नरेंद्र जी। उसके बाद देखिए आगे आइए, आगे स्टेप ही चेंज करना है। ये कवि का थोड़ा सा बात था और समाज को देख के भी बात था। अब देखिए आगे क्या कहता है, फिर ईश्वरवादी अनिश्वरवादी आदि को मिलाकर उन्हें एक लक्ष्य पर पहुंचाने का श्रेय एक तत्व को जाता है। मतलब क्या कहे, ईश्वरवादी जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है, लेकिन क्या कहता है यहाँ पे सबको मिलाकर, मतलब जो रखता है, जो आराधना करता है, जो उपासना करता है, जो रोजा करता है, जो नमाज पढ़ता है, जो पूजा करता है, सबको एक जगह रखना है या सबको एक जगह मिलाने की बात कर रही है कौन, कवि जी एक जगह की बात कर रही है। उसके बाद जाता है, देश विभाजन के समय भारत धर्म का उदार भाव कुछ समय के लिए कमजोर हुआ था। ठीक है, जिस समय देश जो आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने से पहले या आज़ाद होने के बाद अपनी धर्म की उदारता को वहाँ पे विभाजन किया गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद यहाँ पे ठीक हो गया था। लेकिन बाद में भारतीय हृदय के निर्मल और स्वच्छ होने के कारण पुनः जीवित हो गया। कुछ दिन के लिए खंडित हुआ था, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर सबको सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सब में एकता होगी तभी देश आज़ाद हो पाएंगे, तभी एकता बनाए रखेंगे। तो उस समय एकता था, एकता बीच में फिर टूट गया था, फिर हो गया। लेकिन जब समझ में आ गया कि नहीं, एकता बनाए रखना है, 10 की लाठी 1 की बोझ, ऐसे कुछ है ना कहावत में, तो इसलिए
सबको मिलजुल के रहना है तो आप एक बोझ बन सकते हैं, मतलब किसी पर भारी बन सकते हैं। अगर खंडित खंडित रहिएगा, एक एक करके रहिएगा तो किसी के लिए कुछ नहीं है। अगर वही चारों आदमी पांचों आदमी एक जगह हो जाइएगा तो एक के लिए तो भारी पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कवि यही समझा रहा था कि किस तरह हमारा देश ये जो एकता बनाए रखेगा, विविधता में जो देश हमारा चल रहा है तो उसमें एकता बनाए रखना है, सबको एकजुट करना है। यही पे कवि यहाँ पे यही बता रहा था। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और हिंदी ऑनर्स का जितना भी हुआ है तो हम तो इसमें बता ही दिए हैं, और ये सब्सिडरी जो हम नहीं बताने वाले थे फिर भी ये सब्सिडरी का भी हिंदी हम बता दिए यहाँ पे। और क्या बोलते हैं कि मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज एक निबंध का जो निबंध है वो हिंदी आरबीएच सब्सिडरी से है, सब्सिडरी से लिया गया है निबंध। तो निबंध में क्या लिखा है कि स्वरूप देखिए निबंध की समीक्षा या मैं व्यक्तित्व विनोबा जी के विचारों को प्रकाशित कीजिए। देखिए स्वरूप देखिए ये निबंध है और इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है विनोबा जी, आचार्य विनोबा भावे इसका पूरा नाम है। क्या नाम है? आचार्य विनोबा भावे इसका पूरा नाम है। इन्होंने यहाँ पे प्रकाशित किया है। इसमें खास बात क्या है कि एक बच्चे का जो पैर जलता है तो वो धनी व्यक्ति का ही चर्चा किया गया है, गरीब और धनी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो आप लोग अब मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग कहीं पे काट के देखिएगा, छाँट के देखिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि एक कमेंट एक लाइक आपका हमारी खुशी मतलब उत्साह को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। तो आइए क्या कहता है परिचय में, परिचय तो देना भूलिएगा नहीं, परिचय देना ही होगा सब में, चाहे कोई भी निबंध कहानी लिखिएगा या कविता लिखिएगा। तो परिचय क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां में विनोबा जी का कहना है कि मानव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि सादे सरल उपाय छोड़कर आसमान को ढकने जैसी बड़ी बड़ी कल्पनाएं किया करते हैं। देखिए मानव का जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है, मतलब जिभिया जो है वो बहुत चंचल होता है। कहता है ना कि रहीम जी जो कहता है, रहीमन जिभिया बाबरी कही गई सड़क पताल, आपू तो कहीं भीतर गए जूती खात कपाल। रहीम जो कहता है तो यही कहता है कि जीभा जो है वो बहुत बाबरी होता है, कुछ भी बोलने से पहले सोचता नहीं है। तो यहाँ पे उसी जीभा के बारे में या उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कहा गया है। क्या कहता है कि वो बोल देता है, ठीक। उसको देखिए, ढकने की सीधे सादे उपाय को आसमान जैसी ढकनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं किया करते हैं। आचार्य विनोबा भावे जो लिखित है यह स्वरूप देखिए निबंध यानी शीर्षक निबंध एक प्रयोग सिद्ध उपलब्धियां है। जो आज के दौर में यह एक प्रयोग सिद्ध उपलब्धियां है विनोबा भावे जी की। उसके बाद क्या कि इसमें ज्ञान और कर्म की रक्षा का प्रथम अपने जीवन में उतारने की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। ये कभी एक जो निबंध आप पढ़िएगा तो इसमें क्या समझा गया है कि इसमें जो है तो अपने कर्म जो है वो अपनी शिक्षा जो है वो अपने अंदर उतारने की बात कर रही, ना कि देखिए एक होता है पढ़ना, एक गढ़ना होता है। आप पढ़ लिए तो कुछ नहीं, उससे जब तक नहीं गढ़िएगा, उसको जब तक नहीं आप समझिएगा तब तक आपकी बस में आने वाली नहीं है। इसी को कहता है पढ़ाई। उसके बाद आगे क्या कहता है, आगे स्टेप चेंज करना है, इसी तरह लिखना है वहाँ पे एग्जाम कॉपी में। तो देखिए लेखक ने धनी व्यक्ति के उस लड़के से की है जो मतलब लेखक जो है यहाँ पे जो एक निबंध में बात किया है तो उस लड़के धनी लड़के की बात यहाँ पे कह रहा है कि है जो एक दिन खेलने के लिए घर से बाहर जैसे ही निकलता है तो तेज धूप में चलते चलते उसे अपने पांव जलते हुए महसूस होती है। तेज धूप में जब वो निकलता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसका पैर जो है वो जलने की महसूस हो रही है। लड़का को पता चलता है कि मेरा पैर जल रहा है, तो वो क्या कहता है कि वो धीरे अपने घर आता है। घर आने के बाद वह अपने किससे कहता है, पापा से कहता है। वह लड़का अपने पिताजी से कहता है कि सारे ज़मीन पर चमड़ा बिछा देने की बात कही। तब पिताजी ने उत्तर दिया, अरे पागल, देखो बच्चा है, बच्चा तो अब तो जानता नहीं है। इसलिए वो कहता है कि धनी व्यक्ति है तो उसमें तो ठाट बाट से रहने की आदत है। इसलिए वहाँ पे अपने पापा को कहता है, पापा जी आप मेरा पैर जो जल रहा है, वहाँ खेलने गए थे रोड में, और आप देखिएगा जुलाई से मतलब अप्रैल के बाद इतना तेज धूप होता है, उस धूप में आप भी निकलिएगा तो आपका भी पैर खाली नंगे पैर जलने लगेगा। जो नंगे पैर जो गया था तो वही इसका पैर जलने लगा था। उसके पिताजी ने उत्तर दिया कि अरे पागल, सारी पृथ्वी को चमड़ा पहनाने की अपेक्षा या कोशिश क्यों करता है, तो खुद ही अपने पैरों पे जूते पहन गए।
अब बच्चा को उसका पापा समझा रहा है कि तुम सारे इसमें क्या कहता है कि सारे ज़मीन पे तुम चमड़ा बिछाने की बात क्यों करते हो, तुम अपने ही पैर पे बिछा लो, अपने ही पैर में चमड़ा बिछा लो। चमड़ा बिछाया जाता नहीं, उसका चप्पल होता है, उसे चप्पल पहनाया जाता है, जूता पहनाया जाता है। तो आगे देखिए क्या कहता है कि बच्चा तो इतना तो बोल रहा होगा तो समझ गया होगा कि क्या कहता है। तो लेखक ने भी आचार को प्रचार का एकमात्र साधन बताकर किसी बात को संसार पर लागू करने की, देखिए आचार की प्रचार मतलब कि यहाँ पे क्या है कि अपनी बात को वो फैलाना चाहता है, अपनी बात को कहना चाहता है कि इसी के माध्यम से वो कहना चाहता है कभी इस बच्चे की माध्यम से कि कोई भी बात है तुम अपने आप पे क्यों लेते हो अपने आप पे। तो यहाँ पे लेखक यही बता रहा है। तो प्रचार क्या है यहाँ पे बता रहा है लेखक कहता है कि अगर ऐसा ना हो कि तुम लोग भी कभी ऐसा व्यवस्था में पड़ जाओ तो तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि संसार को संसार पर लागू करने की बजाय खुद पर लागू करना ही अच्छा होता है। अमल जो है वो अपने आप पे करना चाहिए, अमल जो है वो किसी और के नहीं। जो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो उस पर ध्यान नहीं, तुम क्या करते हो तुम अपने आप पे ध्यान दो। यहीं पे क्या कहता है विनोबा जी, यहीं पे यहाँ समझाना चाहता है एक बच्चे के माध्यम से, धनी व्यक्ति के माध्यम से। आजकल क्या है कि लोगों को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन लोगों को देखना नहीं है, तुम अपने आप को देखो कि हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए हमको। असनिर्भरता पर बल दिया गया है, किंतु ब्राह्मणी के नाद में तन्मय नारद अनुसार नारद को प्रथम स्थान दिया गया था। जो नारद जो है तो उसको प्रथम स्थान दिया गया था, कहाँ, ब्राह्मणी के ब्रह्मांड में। तो जो पिंड में ब्रह्मांड में सूत्र के अनुसार नारद का प्रथम स्थान दिया, बिना स्वरूप दर्शन किए विश्वरूप दर्शन कतई संभव नहीं है। यहाँ पे नारद को जो प्रथम स्थान दिया गया तो प्रथम स्थान इसलिए दिया गया कि नारद ही कहा था कि बिना स्वरूप मतलब हम अपना दर्शन अगर नहीं करते हैं तो हम ब्रह्मांड का दर्शन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कभी भी वही बात को यहाँ पे कह रहा है कि स्वरूप दर्शन मतलब अपना दर्शन जब तक हम नहीं करेंगे, हम अपने आप में हम जब तक नहीं रोकेंगे देखेंगे तब हमको दूसरे को हम नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे नारद यहाँ कहना चाहता है यही बात। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, कतई संभव नहीं है मतलब दूसरे को देखना संभव नहीं जब तक अपने आप को नहीं देखेंगे, चाहे वह खादी हो चाहे अहिंसावाद हो। फिर राष्ट्रीय शिक्षा सबके स्वरूप और विश्व रूप दोनों में, मसलन खादी का स्वरूप खुद है। यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आप खादी है, जैसे मिट्टी का है तन मिट्टी का मन क्षण भर मेरा परिचय, तो देख सुने होंगे, तो वही है कि खादी हमारा जीवन खुद एक खादी है, हमारा जीवन खुद एक मिट्टी है, हम दूसरी मिट्टी को क्यों देखेंगे। चाहे अहिंसकवाद हो या फिर हिंसा पे, देखो महात्मा गांधी का जो हिंसावाद है उसके बारे में ही बताया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा सबके स्वरूप दर्शन, और देखिए शिक्षा जो है वो सबको मतलब सबका रहन सहन सब बदल देता है, इसलिए राष्ट्रीय में शिक्षा जरूरी है। शिक्षा ही है जो सबके अंदर एक गुण प्रविष्ट करता है। विश्व रूप दोनों ही मसलन खादी और स्वरूप खुद है, यहाँ पे आगे कहता है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि स्वरूप दर्शन ही विश्व स्वरूप का दर्शन है। स्वरूप दर्शन ही विश्व स्वरूप का दर्शन मतलब अपना स्वरूप जब दर्शन कीजिएगा तो विश्व का दर्शन आपको हो जाएगा अपने आप। उत्तम साधन है। इस साधन का कोई प्रयोग 21 बार हुआ था। देखिए इस साधन स्वरूप दर्शन जो है इसका जो उपयोग हुआ ये 21 बार हो चुका है। कितना बार? 21 बार। भाषा और विषय वस्तु दोनों ही दृष्टि से प्रस्तुत निबंध की विनोबा जी का एक उत्कृष्ट निबंध है। यहाँ पे क्या कहता है, जो दोनों प्रकार से उत्कृष्ट निबंध है यहाँ पे बताया गया है। उत्कृष्ट निबंध किसका? विनोबा भावे जी का। उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये जो निबंध है तो यहाँ पे निबंध निष्कर्ष लिखना है। इसमें निष्कर्ष लिखने का मतलब ये होता है कि आप जो पाठ पढ़े तो इसके अंदर आपको क्या समझ मिलेगी, किससे क्या शिक्षा मिली। एक टीचर भी यही सोचता है कि बच्चा जो इतना निबंध लिखा, इतना पढ़ा, तो कुछ महसूस किया कि नहीं, कुछ गर्व किया कि नहीं, इस पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे यही बताया गया है। तो यहाँ पे निष्कर्ष में क्या लिखना है कि ऊपर लिखी गई बातों से हमें यह पता चलता है कि, देखिए इसके बाद आपको अपना शब्द लिखना है, अपना मतलब भावार्थ लिखना है कि आप क्या कहना चाहते हैं इसमें। तो यही यहाँ पे लिखना है इसको। तो पता चलता है कि मनुष्य को विश्व रूप देखने की बजाय स्वरूप देखना चाहिए। ये तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप भी अपना बात यहाँ पे रख सकते हैं, आप भी अपना बात कह सकते हैं। तो स्वरूप देखना चाहिए। लेखक कहते हैं कि स्वयं का शरीर खादी में हो जाए, अहिंसा का रूप
विश्व रूप यदि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि सब समाज में अहिंसक पूर्वक मनुष्य को विश्व रूप दर्शन का चिंता से ऊपर उठाकर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। देखिए, अगर हम अपने मतलब राज्य में, अपने देश में, अपने समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब जाति पाति को देखेंगे, उस जात पात पे झगड़ा करेंगे, तो हमारा समाज एक तरह एक समय एकजुट में तो नहीं रहेगा, हमारा समाज तो खंडित हो जाएगा ना। तो यही पे आप कभी कह रहा है कि इसको हमको देखना नहीं है, बस हमारा शरीर खादी में है, हमको जाना यही समझना है। जैसे कि हमारा शरीर मिट्टी में है, मिट्टी में ही जाना है, मिट्टी का शरीर बना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। यहाँ पे कवि ये कह रहा है, तो कवि का बात मानते हुए और अपना भी निष्कर्ष देते हुए हमें लिखना है कि समाज में अहिंसा पूर्वक मनुष्य को विश्व रूप दर्शन, मतलब विश्व रूप का दर्शन तब होगा जब हम अपना दर्शन खुद करेंगे। अपना दर्शन के लिए क्या करना होगा कि एक अच्छा गुरु चाहिए, एक अच्छा समाज चाहिए, एक अच्छा राज्य चाहिए, एक अच्छा देश चाहिए। अपना भविष्य को हम किस तरह अपने ढंग से व्यतीत करेंगे, अपना दिनचर्या को हम किस तरह व्यक्त करते हैं, हम कहाँ किस टाइम बिताते हैं, ये सब आपको समझना होगा। तभी आप अपने जीवन में ऊपर उठ पाएंगे, अपनी भविष्य को उज्जवल भविष्य बना पाएंगे। तो हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको समझ में आया तो आप 300 वर्ड के बजाय आप 400-500 वर्ड में लिखिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और क्या कहता है कितना सा पेज देता है तो आपको लिखना है, मात्र 40 पेज देता है BA पार्ट 2 में, BA पार्ट 1 में, BA पार्ट 3 में। तो 3rd में तीसरा तीनों ईयर से मैं ग्रेजुएट में 40 पेज देता है, 45 पेज देता है, 50 पेज देता है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेज को भर सके। हाँ, लेकिन भरने का मतलब ये नहीं होगा कि जो सो बात दे दिए, आपको सटीक आंसर, सटीक सब जवाब देना होगा, ताकि एग्जामिनर भी सोचे कि नहीं बच्चा सही लिखा है। अब लिखने का क्या है कि हम खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अच्छा से अच्छा मेहनत किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन क्या है कि मेरा राम मुझे तारेगा आपको नहीं, और आपका राम आपको तारेगा मुझे नहीं। ये किसने लिखा है और किस निबंध से लिया गया है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए।